तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू रोमांस से भरी कहानी। इस कहानी का नाम है रसतल का सम्राट। अध्याय 1। टिमटिमाते तारों के बीच। रात का आसमान बुरे बादलों से भरा हुआ था और बिजली की आवाज से आसमान जगमगा उठा। सेक्टर एच के बाहरी किनारे पर एक अंधेरे गली में एक छोटा कमजोर सा लड़का बैठा हुआ था और गीली जमीन पर लेटा हुआ था। बारिश की बूंदें उसके स्थिर शरीर पर गिर रही थी, जो उसके आकार से भी बड़े थे। फटे पुराने चोगे से मुश्किल से ढका हुआ था। उसके पैर और धड़ दोनों नंगे थे और उसने जो पतलून पहनी थी उस पर जगह जगह पर पेच लगे हुए थे। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी ठंडी हवा से उसे कपकपी महसूस हो रही थी। फिर भी वह जिस भ्रूण जैसी मुद्रा में बैठा हुआ था उसे बनाए रखे हुआ था। उसके गाल पर बने घाव से खून भी बह रहा था और गीली जमीन पर टिप टिप आवाज करके बह रहा था। उसके चेहरे को ढके हुए काले बाल भी गीले थे और उसकी पूरी तरह से काली आंखें भावहीन थी। कोई भावना नहीं, कोई इच्छा शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, बस घोर अंधकार। उसे लगा जैसे वह कोई भूत हो, काला प्रेत हो। उसके पीछे बारिश के पानी में धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए छप छप ऐसे कदमों की आवाज सुनाई दी। एक धीमी सी, मधुर सी, प्यारी सी आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुम यहाँ क्यों लौटे हुए हो? उसने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और जमीन की ओर देखता रहा। फिर वह व्यक्ति नीचे झुका और अपने बाल हटाए। तभी उसने उसकी ओर देखा। वह एक लड़की थी जिसके लंबे बिखरे हुए बाल, पन्ना हरी जैसी की आंखें और छोटा सा कद था। उसने आर्यन जैसे ही कपड़े पहने थे। फर्क बस इतना था कि उसकी आंखों में आशा झलक रही थी। क्यों नहीं? आर्यन ने उसके सवाल का आलस्यपूर्ण जवाब दिया, जिससे वह मुंह फुलाकर आहें भरने लगी। क्यों बारिश हो रही है और आपको सर्दी लग जाएगी? हमारे पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। फिर तुम बीमार पड़ जाओगे और दर्दनाक मौत मरोगे। आर्यन ने बोला, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अवनिका, उसने सवाल किया। आर्यन की इकलौती दोस्त अवनिका उसके सवाल से स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि वह निराशावादी है, लेकिन वह उसका स्वभाव नहीं था। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई थी कि वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। 15 वर्ष की आयु और अनाथ होने के बावजूद उनके विश्व दृष्टिकोण भिन्न थे। आर्यन की कोई रुचि नहीं थी। वह बस अपनी मृत्यु के दिन का इंतजार कर रहा था। वह अनाथ था। वह उसका कोई भी परिवार नहीं था। बस एक पुराना झुमका था जिसे वह अपनी जेब में रखता था। जब वह 5 वर्ष का था तब दुनिया में अराजकता छा गई। मीनार जमीन से अचानक प्रकट हुई और देवताओं द्वारा धरती में ठोकी गई कील की तरह खड़ी हो गई। इस घटना को पतन के नाम से भी जाना सकता है। इसके बाद टावर से अत्याधुनिक ऊर्जा यानी कि ज्यादा शक्तियों के प्रवाह की तरंगें बाहर निकली और दुनिया को बदल दिया। पूरी दुनिया में स्थानिक दरारें या द्वार प्रकट होने लगे। दुर्भाग्य से अप्रस्तुत मनुष्य के लिए द्वार भंग की घटना ये घटी, जिन्होंने लगभग 50% मानवों को नष्ट कर दिया। उस शक्ति ने लोगों को जागरूक किया और प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को उसकी मौलिक प्रवृत्ति के आधार पर एक मौलिक प्रतीक प्राप्त हुआ। उन्हें शिकारी के नाम से जाने लगा। ये शिकारी द्वारों में प्रवेश करते थे और मानवता की रक्षा के लिए मीनार पर चढ़ते थे। पतन के बाद बड़े हुए ये बच्चे 15 और 16 वर्ष के नीचे जागरूक हुए। इसलिए अवनिका और आर्यन भी जल्द ही जागरूक हो जाएंगे, लेकिन वे तब तक इंतजार नहीं कर सकते थे। अब उठो आर्यन, हमें नई गिल्ड कार्यालय की जांच करनी है जो अभी खुला है। शायद हम कुछ छोटे मोटे काम ढूंढकर कुछ पैसे कमा सके। इससे आश्रय स्थल पर मौजूद बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर आर्यन ने की विनती को अनसुना कर दिया और सीधा बैठ गया। उसने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा और उड़ते हुए अपने वस्त्र से धूल झाड़ी और उसे ठीक किया। अवनिका, तुम पहल करो, उसने उदासीन स्वर में कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा। भाई, बहुत नरम और मुलायम से उसका हाथ पकड़ लिया था। भाई, क्या एहसास था? फिर वो गली से बाहर निकल गए। गली में हल्की रोशनी थी क्योंकि यह सेक्टर H20 का बाहरी किनारा था, जो गेट ब्रेक्स के बाद बनाया गया एक 4 दीवारी वाला शहर था। सड़क के दोनों ओर अलग अलग दुकानें थी, जैसे रसायन शास्त्री, लोहार, कसाई, कपड़े और कवच की दुकानें, और दाहिनी कोने पर गरुड़ गिल्ड का कार्यालय था। लगभग 25 शिकारियों का एक छोटा सा समूह। उनका नेता B रैंक का है और समूह में सबसे उच्च रैंक का शिकारी है। गिल्ड की इमारत छोटी थी, लेकिन बाकी इमारतों से काफी छोटी थी। अंदर की तरफ प्रतीक्षा करने के लिए ये बाई और एक बेंच थी और पीछे की ओर
कैश काउंटर है। कमरा इतना छोटा था कि 15 लोगों के होने के बावजूद थोड़ा भीड़ भाड़ वाला लगता था। अवनिका कैश काउंटर के सामने लाइन में लग गई। लगता है उनके पास शिकारियों के अलावा कोई और कर्मचारी नहीं है। शायद हमारी किस्मत अच्छी हो, उसने इंतजार करते हुए मन मने फुसफुसाया। जल्दी उनकी बारी आ गई। वह आगे बढ़ी और एक छोटा सा चिन्ह निकाला जिसमें एक बाज अपने पंजों में तीर पकड़े हुए था। उस महिला ने अवनिका और आर्यन को देखा जो उसके पीछे खड़े थे। आर्यन का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। महिला ने चिन्ह को पकड़ा और ध्यान से उसकी जांच की। यह नकली नहीं था, जिससे वह बच्चों से सावधान हो गई। मुझे नहीं पता कि यह चिन्ह तुम्हें कहाँ से मिला है, लेकिन माफ़ कीजिए, हम भिखारियों और चोरों को काम पर नहीं रखते। उसने घिनौनी और क्रूर मुस्कान के साथ कहा। भाई मतलब बेकार सी मुस्कान। चोर? क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? वह चिन्ह मेरा है, मैंने इसे नहीं छुड़ाया। इसे वापस दे दो। अवनिका चिल्लाई। नहीं, यह साफ तौर पर ईगल ग्रुप की नकल है। एक गंदा भिखारी इस तरह की चीज का मालिक कैसे हो सकता है? महिला ने चिल्लाकर जवाब। उस महिला का चिन्ह लौटाने का कोई इरादा नहीं था। अवनिका की आंखों में आंसू आ गए और वह हताश होकर भाग गई। वह चिन्ह उसके माता पिता की आखिरी और इकलौती निशानी थी, जो टावर के अंदर तो गए थे लेकिन दूसरों की तरह वो वापस नहीं लौट पाए। आर्यन अवनिका के सामने खड़ा हो गया और उस महिला को घूरने लगा। उसकी पूरी तरह से काली पुतलियाँ किसी दानव की आंखों की जैसी लग रही थी, जिन्हें देखकर महिला कांप उठी। वह जानता था कि लोग उसकी आंखों से डरते हैं, इसलिए उसने अवनिका के लिए वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपनी पहली बांह काउंटर पर रखी और हाथ बढ़ाया। महिला ने चिन्ह उसके हाथ में फेंक दिया और अपनी मेज के नीचे छिप गई। अवनिका फुटपाथ पर बैठी फुट फुट कर रो रही थी। आर्यन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह भावहीन थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है, और उस भावहीन चेहरे ने लोगों को उससे दूर किया। वह उसके बगल में बैठ गया और उसकी पीठ थपाने लगा। बाद प्रतीक चिन्ह उसके हाथ में रख दिया। ये लो तुम्हारा प्रतीक चिन्ह वापस। इसे दोबारा इस्तेमाल मत करो। हमारी शक्ल सूरत की वजह से हर कोई हमें चोर और भिखारी समझ लेता है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह उसे देख रही थी। आर्यन की तरह उसका भी कोई परिवार नहीं था, बस वही और आश्रय गृह के बच्चे थे। लेकिन उसे आर्यन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। आर्यन उससे बिल्कुल अलग था, फिर भी उसका प्रतिबिंब था। दोनों 8 साल की उम्र में एक साथ थे। 7 साल में इतना समय लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए एक दूसरे को समझने के काफ़ी था। तभी किसी ने पीछे से आर्यन के सिर पर थप्पड़ मारा। इसके बावजूद आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि अवनिका ने हमलावर की ओर देखा। वे 5 लोग का एक समूह थे। उनमें से एक लड़का, जो उन दोनों में से उम्र में बड़ा नहीं था, सबसे आगे था। उसी ने आर्यन को थप्पड़ मारा था। उसके पीछे 2 बुजुर्ग पुरुष थे। उसके दाहिनी ओर एक महिला थी और सबसे पीछे एक विशालकाय व्यक्ति था जो पूरे समूह से काफी लंबा था। बहुत दिनों बाद मिले हो ना आर्यन और अवनिका? छी, अपने उस गंदी सी जबान से मुझे अवनिका मत बुलाओ। ध्रुव, अवनिका ने घृणा से जवाब दिया। जब जब अब बस भी करो अवनिका, अपमान से शुरुआत मत करो। मैंने अभी अभी आप दोनों को गरुड़ गिल्ड के कार्यालय से बाहर आते देखा। आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या आपको फिर से अस्वीकार कर दिया गया? ध्रुव ने अपने व्यंग्य को प्रश्न के रूप में छिपा लिया। अवनिका गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और अवनिका का गुस्सा शांत हो गया। फिर ध्रुव ने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा और सिर हिलाया। ये चारों मेरे नए दल के सदस्य हैं। हम कल एक डी रैंक गेट पर छापा मारने जा रहे हैं। हमारे पास कुली नहीं है, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। आप बच्चे हैं और पुराने परिचित हैं, इसलिए हम आपको मुनाफे का 20% देंगे। ध्रुव ने घोषणा की। प्रस्ताव बुरा नहीं था, लेकिन भले ही वह सी रैंक का था और बाकी लोग डी रैंक के थे, अवनिका और आर्यन के लिए, जो अभी तक जागरूक नहीं हुए थे, यह अभी भी खतरनाक था। ध्रुव ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे आर्यन की ओर फेंक दिया। उसने कार्ड को नीचे गिराने दिया और फिर उसे उठाने दिया। क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं आर्यन? आर्यन कार्ड द्वारा पर लिखे गए विवरण को पढ़ते हुए अवनिका ने सवाल किया। यह एक तरफ से ये वरदान ही था, क्योंकि इस बात की काफी संभावना थी कि वे दोनों गेट के अभियान दौरान जागरूक हो जाए और अच्छी खासी रकम भी कमा ले। सूरज खूब चमक रहा था, आसमान साफ था और पिछली रात की बारिश का पानी भी सूख गया था। आर्यन और अवनिका ने जगह जगह पाबंद लगे चमड़े के ट्यूनिक और अपने खास गाउन पहन लिए थे, जो उनके शरीर के आकार से दोगुने बड़े थे। वे अभी भी
उस स्थान पर पहुंचे। दूर से एक पीले रंग का अद्वितीय श्रेणी का गेट दिखाई दे रहा था। हंटर एसोसिएशन के अधिकारियों उसके चारों ओर एक घेरा बना रखे थे। कल वाले ये 5 लोग वही खड़े थे, जबकि ध्रुव एक अधिकारी से बात कर रहा था। आह, ये रहे। इस छापे के लिए कुली, ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा। अपने हाथों में पकड़े एक कागज को अधिकारियों की ओर बढ़ा दिया। अवनिका और आर्यन को देखकर अधिकारी असमंजस में पड़ गया, लेकिन ध्रुव ने जल्द से शक्ति के पीले द्वार में प्रवेश कर लिया। आसपास नजारा बदल गया और समूह के सामने एक विशाल क्षितिज दिखाई देने लगा। उनका शुरुआती बिंदु एक घास का मैदान था। यहाँ सूरज की गर्मी ज्यादा थी। जैसे ही ध्रुव ने एक कदम बढ़ाया, उसके पैर में एक चटकने की चट्ट से आवाज आई जैसी आवाज, और वह पीछे की ओर उड़ गया। जमीन इतनी गर्म थी कि उसकी गर्मी जूते से भी महसूस हो रही थी। उसकी दाहिनी कलाई से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसकी त्वचा पर खुदे हुए चिन्ह चमक रहे थे। तभी उसके हाथ में बर्फ का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। यह पिघलकर पानी में बदल गया, जिससे जमीन ठंडी हो गई। ध्रुव ने आर्यन और अवनिका की ओर मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। अपना सामान यहीं रख लो। छापेमारी पूरी होने के बाद हम में से हर एक तुम्हारे साथ नीचे तक चलेगा, ताकि तुम दोनों अपना सामान इकट्ठा कर सको। ध्रुव ने शेखी बघारते हुए कहा और अपने समूह की ओर मुड़ा, जो पहले ही छोटी पहाड़ी से नीचे जा चुका था। फिर आकाश फट गया और उस फटे हुए द्वार से अंधकार फट पड़ा। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। आकाश, धरती और दुनिया, क्षितिज, सब कुछ अंधकार में बदल गया। द्वार का प्रवेश द्वार मूर्त ही गड़बड़ा गया। फिर रंग बदलने लगे। पीले से हरा, हरा से नीला, नीला से नारंगी, नारंगी से पीला, अंत में काले रंग में बदल गया। फिर द्वार बंद हो गया। आर्यन उछला और अवनिका को नीचे खींचकर उसे ढक लिया, क्योंकि द्वार के जोर से बंद होने से मानव ऊर्जा का विस्फोट हुआ था। ध्रुव और उसके साथी वहां स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि जलती हुई गर्मी में गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ठंडक ने ले ली थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डियों में फैल रही थी। उनके शरीर को हिलाना भी मुश्किल था। दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड लाऊं? तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे ही ला दूंगा आपके लिए। सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ रसताल का सम्राट अध्याय 2। आर्यन और अवनिका फंसे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था ये ध्रुव और उसके साथी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तभी उसको एहसास हुआ और उसने दूर देखते हुए कुछ सोचा और उसने ध्यान से देखा तो लंबी घास के बीच में कई प्रकाश के गोले हरे रंग से टिमटिमा उठे। लेकिन वो गोले नहीं थे, बल्कि आंखें की ये जोड़ियां थी, जो सिकुड़ कर देखने पर उसको साफ दिखाई दी। वे प्रकाश के गोले नहीं थे, वे आंखें ही थी। एक दर्जन से अधिक आंखें लगातार झपक रही थी। बलवान, अंजलि, देव और जय, क्या आप सब ठीक हैं? ध्रुव ने अपने शरीर को हिलाने के लिए मजबूर करते हुए कहा। ठंड से वह कांप रहा था, लेकिन उस हिम्मत नहीं आ रही। फिर भी वो उसने अपने साथियों से पूछा। उसके साथियों ने भी उसकी सहमति में सिर हिलाया और वे भी हिलने डुलने की कोशिश करने लगे। आर्यन और अवनिका पर इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ था। इसका कारण यही था कि वे जागरूक नहीं हुए थे। संभवतः यही कारण था। ध्रुव एक आत्ममुग्ध व्यक्ति होने के बावजूद एक समय उस आश्रम स्थल का हिस्सा था जहां अवनिका और आर्यन रहते थे। अंजलि की कलाई चमक उठी और उसने अपने हाथ में एक अग्निगोला उत्पन्न किया, जिससे आसपास का आवरण अग्नि जैसी रोशनी से जगमगा उठा। ध्रुव, अभी अभी क्या हुआ? यह एक येलो आई गेट था, जो अंदर मौजूद राक्षसों की ताकत के मामले में डी रैंक शिकारी के बराबर है। मुझे भी नहीं पता यार। गेट झिलमिल आया और बंद होने से पहले काला हो गया। इतना काला हो गया कि पूरा कोहरा छट गया। क्या हंटर एसोसिएशन ने गेट की मजबूती को गलत तरीके से मापा था? ध्रुव ने खुद को शांत किया और कोशिश करने के बाद जवाब दिया। मुझे इस बात पर संदेह है। अगर उन्हें पता होता कि यह एक ब्लैंक गेट है तो उन्हें न्यू फेडरेशन से एक एल रैंक शिकारी को बुलाना पड़ता। देव ने उल्लू जैसे प्राणी को बुलाते हुए जवाब दिया। जैसे ही वो हवा में उड़ा, उसने उसके साथ तालमेल बिठा लिया कि आंखें उल्लू की आंखों में बदल गई, क्योंकि वह उसके दृष्टि क्षेत्र को साझा कर रहा था। लगातार छपकती आंखें के पीछे चारों ओर अंधेरा छाया हुआ। उसने आह्वान रद्द किया और ब्लैंक गेट सबसे कठिन गेट होता है। ब्लैंक गेट को एक एल रैंक या EX रैंक शिकारी पार
कर सकते हैं, जबकि ब्लैंक डबल आई गेट के लिए एल नए शिकारियों की आवश्यकता होती है। पिछले 10 वर्षों में केवल 3 ब्लैंक गेट दर्ज किए गए हैं, यह चौथा है। यदि इस गेट को साफ नहीं किया गया तो गेट ब्रेक की भयावहता के कारण सेक्टर एच पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। मिनी की दृष्टि में जहाँ तक नजर जाती है वहाँ केवल अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि आगे कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, अगर हमें बाहर निकले का रास्ता खोजना है तो हमें पहले इन चीजों को छुटकारा पाना होगा। ठीक है, बलवान बच्चों के साथ रहो, हम तंग घेरा बनाकर उन पर हमला करेंगे। ध्रुव ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए घोषणा की, एक स्टील की तलवार जिसका हैंडल कुत्ते के आकार का था। जैसे जैसे वे जीव धीरे धीरे उनके करीब आते गए, वे एक विशेष पंक्ति में खड़े हो गए। अंजलि बीच में थी, क्योंकि वह पेशे से जादूगरनी थी। सबसे आगे ध्रुव था, जो एक शूरवीर था। अंजलि के दोनों और देव और जय थे, दोनों ही हत्यारे थे, ऐसे हत्यारे की पलक झपकते ही सामने वाले को मार। अंजलि ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक अग्नि तीर आकाश की ओर चलाया और फट गया, जिससे इतनी रोशनी उत्पन्न हुई कि उनकी ओर चारों ओर राक्षसों का दिखने लगे। वे छोटे कद के, कुबड़ वाले, हल्के हरे रंग के राक्षस थे, जिनकी पतली लंबे भुजाएं और लंबे नाखून थे। नाखून इतने लंबे कि भेड़िए जैसे नाखून लंबे थे दोस्तों। ठीक है, उनके नुकीले दांतों से बड़े खुले मुंह में लगातार लार टपक रही थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इंसान पहली बार देखे थे भाई। इंसान को देख के उसकी लार ही टपकेगी ना। चलो ऐसे कमेंट बाद में करें। इस प्राणी को पिशाच के नाम से जाना जाता था। क्या ब्लैंक गेट की वजह से ये है ही इन राक्षसों के खिलाफ लड़ना इतना डरावना लग रहा था? लेकिन ध्रुव जरा सा भी नहीं डगमगाया। की कलाई फिर से चमक उठी और पानी से उसकी तलवार भीग गई। उसने उसे दोबारा घुमाया। पानी की चीज इसके जैसी टकराने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कुछ नहीं, उसका हमला बेकार गया। एक पिशाच आगे बढ़े, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, भद्दी मुस्कान। वह ध्रुव के सामने खड़ा, फिर उसकी नजर को उसने ऐसे पीछा किया जैसे वो सब समूह पर टूट पड़े। बलवान कुछ मीटर पीछे खड़ा था और बच्चों उसके साथ आ गए थे। अवनिका की आंखें बंद थी, लेकिन आर्यन उस पिशाच को उसी नजर से देख रहा था जैसे वह हर चीज को देखता है। पिशाच ने उसकी आंखों में देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह आर्यन की ओर झपटा। बलवान ने बचाव के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पिशाच ने अब लंबी भुजा से उसके हाथ पर खरोच मार। दर्द से बलवान लड़खड़ाया और चिल्ला उठा, लेकिन फिर भी डटा रहा। पिशाच ने अपना दूसरा पंजा बढ़ाया और आर्यन के चेहरे पर निशाना साधा, लेकिन बचाव के लिए उस प्रयास में अंजलि को अपना अग्नि तीर पुनः प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल गया। उसने उसे छोड़ दिया और आग का तीर तेजी से आगे बढ़ा और पिशाच के बगल में जा लगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। भैया संतुलन, भाई सबका संतुलन बिगड़ता है, लेकिन आप लोगों का संतुलन थोड़ी सुनने में रहना चाहिए। ठीक है, फिर बलवान की आंखें बदल गई और उसके पंजे और 2 नुकीले दांत निकल आए, जो आर्यन जैसे किसी को भी चीर सकते थे। उसने अपने एक मंत्र का प्रयोग किया और फिर उसी तरह पिशाच पर हमला कर दिया जैसे उसने किया। वह दर्द से कराह उठा और दूसरों को पुकारा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बलवान ने अपनी विशाल तलवार घुमाई और उसे बीचों बीच से साफ सुथरा काट दिया। भाई ऐसे काट दिया भाई कि 2 धड़ अलग हो गए, मतलब एक टुकड़ा दाईं ओर, एक टुकड़ा बाईं ओर की। ठीक है, समूह को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उन्होंने कम से कम बच्चों को बचा लिया। हमला रुका नहीं, उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वे डटे रहे। और आर्यन, वह मनुष्य और पिशाचों दोनों को देख रहा था। वह बीच बीच में अवनिका की तरफ देखता रहा ताकि पता चल सके कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन जब बलवान को आगे बढ़ना पड़ा तो उसने आत्मरक्षा के लिए उसे एक छोटा सा खंजर दे दिया। हालांकि उसे खुद खंजर चलाना नहीं आता था। ध्रुव की सीख सुनकर अवनिका सतर्क हो गई और खड़ी हो गई। उसकी बाईं बाह कोहनी से नीचे टिकी हुई थी, खून जमीन पर बह रहा था और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी अचानक बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। बिजली गिरी और पिशाचों पर
टूट पड़ी, जिससे उनके शरीर में शॉर्ट सर्किट हो गया। यह शॉर्ट सर्किट मतलब उसके बालों में से धुआं भी निकलने लगा। ठीक है, लगभग 30 सेकंड तक उन्हें सिर्फ मांस के भुनने की आवाज़ सुनाई दी। पहले द्वार की शक्ति बढ़ती और वह बंद होता चला गया, और अब अचानक बिजली गिरी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जय ने अपने बैग से कुछ औषधियाँ निकाली और देव ने ध्रुव का फटा हुआ हाथ उठाया और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। जय ने फटी हुई जगह पर औषधियाँ डाली। औषधियों ने अक्सर दिखाना शुरू कर दिया और त्वचा आपस में जुड़ने लगी। अंजलि ने धीरे से हाथ को एक जगह रखने के लिए कपड़ों से बांध दिया। ध्रुव की हालत बहुत खराब थी भाई, इतनी खराब कि सब जगह से खून बह रहा था। उसका हाथ फट गया। यह अपने आप में ही बहुत दर्दनाक था। थोड़ी देर आराम करने के दौरान अंजलि और आरव ने जले हुए पिशाचों में से जो कुछ भी मिल सका उसे इकट्ठा कर लिया। कुछ घंटे बीत गए, बारिश रुक गई, लेकिन अंधेरे से अभी भी छाया हुआ था। उन सभी को एक अजीब सी अनुभूति हुई, कुछ गड़बड़ थी। समूह ने उस क्षेत्र की ओर बढ़ने का फैसला किया जहां लंबी घास खत्म हो जाती थी। वे घंटे तक चलते रहे हुए उनका पानी और खाना लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें मति भ्रम होने लगा। कभी कभी उन्हें लोहे का कवच पहने हुए और काले घोड़े सवार एक कंकाल दिखाई देता। फिर दूर से उन्हें आग दिखाई दी। इस भयानक जगह किसी को पाकर वे सब बहुत खुश हुए और जोश से आग की ओर दौड़ने लगे। लेकिन जल्द ही उनका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उन्हें कोई भूत देख लिया हो भैया। मतलब भूत भाई होते नहीं है, लेकिन उन्होंने देख लिया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, उन्होंने एक काले घोड़े के ऊपर एक कंकाल देखा। उसके पीछे और भी कंकाल थे, लेकिन वे पैदल नहीं और जमीन पर जंजीरों में जकड़े हुए मनुष्य, बौनों और अन्य जीव थे। कंकालों के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उनके चारों ओर मौजूद समूह के चारों ओर आग भड़क उठी। है मीनार के बाहर की दुनिया के बेचारे मनुष्य, यह आपके लिए दुर्भाग्य है कि आप रसातल के द्वार पर ठोकर खा गए। ये आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे कौन से पाप किए हैं कि तुम्हें ऐसी जगह पर फेंक दिया गया है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन घबराओ मत, मेरे पास तुम्हें वापस भेजने का तरीका है। कंकाल ने द्वेष से भरी भयानक आवाज में कहा, लेकिन याद रखना कुछ भी मुफ्त में नहीं होता, इसमें कोई न कोई शर्त जरूर होती है। ध्रुव ने अपने समूह की ओर देखा और फिर कंकाल की ओर का रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया था। इसमें क्या चल रहा है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। सीधी सी बात है, तुम में से किसी एक को गुलाम बनकर उस स्वर्गीय सत्ता को अर्पित करना होगा जो अथाह गहराई के सबसे दूर किनारे पर निवास करता है। कंकाल ने घोषणा की और बाकी सबने अपने हथियार हवा में उठा लिए। ध्रुव के सामने हजारों विचार उमड़ रहे थे। उसे क्या करना चाहिए? बाकी लोगों के लिए उसे बलिदान देना चाहिए, लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता का भाव बदल गया और उसने एक मुस्कान भरी। उसने अब तक बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन धिक्कार है, उसके ये दल के सदस्य शक्तिशाली हैं और उन्होंने बच्चों के प्रति जबरदस्त दृढ़ संकल्प दिखाया है, जबकि बच्चे उसके लिए अतिरिक्त बोझ थे। बच्चों में भी अगर अवनिका उसके साथ काम करती तो वह कुछ हद तक उपयोगिता साबित हो सकती थी, लेकिन आर्यन का मामला अलग था। ध्रुव उसे पसंद नहीं करता था, वह अवनिका की जगह से उसे बर्दाश्त करता था, लेकिन अब उसे अपनी जान बचानी थी। लड़ाई, उसका हाथ कट गया और लगातार भयानक हालातों ने उसे पागल बना दिया और उसकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर दिया था। बस इतना ही। मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं कि अगर हमसे कोई एक आपका गुलाम बन जाता है तो बाकी सब से उसकी जगह से निकाल दिया जाएगा। ध्रुव ने बात स्पष्ट करने के लिए सवाल किया। हा 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 हा, तुम बड़े चालाक हो इंसान, तुम बड़े चालाक हो। मैं भूल ही गया था कि इस तरह की परिस्थितियों में तुम इंसान सबसे बुरे होते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको वापस कैसे भेजने वाला हूँ। काल ने अपनी विशाल तलवार उठाई और उसे घुमाया। वास्तविकता के ताने बाने में एक दरार दिखाई दी और इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से एक व्यक्ति गुजर सके। उसने उनके लिए एक नया निकास मार्ग बना दिया। ध्रुव इससे संतुष्ट था। उसे बस यहाँ से निकलना था, इसलिए
वह तेजी से मुड़ा, आर्यन की बाँह पकड़ी और उसे कंकाल के सामने फेंक दिया। हमें जाने देने के बदले में वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, उसने कहा। नहीं 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 ध्रुव, तुम नीच इंसान, ऐसा मत करो। आर्यन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अवनिका ने रोते हुए बोली, जबकि बलवान ने उसे पीछे खींच लिया। आर्यन उठा और ध्रुव को घूरने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, एक जंजीर उसके गले में लिपट गई और कंकाल ने उसे खींच लिया। का दम घुटने लगा और उसे खांसी आने लगी, क्योंकि सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वह दर्द से कराह रहा था। जैसे ही दरार के अंदर जाकर उस स्थान से बाहर निकला, आर्यन ने केवल ध्रुव को घूर कर देखा। उसकी आंखें इस समय असामान्य रूप से अधिक भयानक थी, मानो कोई ऐसी शक्ति से घूर रहा है जिसे वह समझ नहीं पा सकता था। जब वह इस भयानक जगह में अकेला रह गया तो दरार बंद हो गई और अब वह एक कंकाल का गुलाम बन चुका था। उसकी काली आंखें उस दरार की ओर देख रही थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रसातल के अंदर उसका क्या अंजाम होने वाला है। कंकाल ने एक शून्य प्रतीक का प्रयोग किया और एक और दरार खुल गई, लेकिन इससे हिंसक शापित ऊर्जा और दबाव निकला, जिससे आर्यन को अनियंत्रित रूप से उल्टी होने। बेशक तुम इंसान रसातल के दबाव को सहन नहीं कर पाओगे, यह तो बस एक प्रवेश द्वार है और तुम इस तरह उल्टी कर रहे हो। मुझे यह सुनकर रोमांच हो रहा है कि जब तुम्हें उस पर परम सत्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो अथाह गहराई के सबसे दूर किनारे पर निवास करता है, तो तुम कैसी आवाज़ निकालोगे। और फिर कंकाल ने जंजीरों को खींचते हुए दरार में प्रवेश किया। उसके पीछे गुलाम, जिनके अब आर्यन भी शामिल था, धीरे धीरे दरार के अंदर चले गए और दरार उनके पीछे बंद हो गई। क्या दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कमेंट्री के साथ अध्याय 3 लाऊं? तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए यहाँ अध्याय बंद करते हैं। 18 मिनट भैया। अध्याय 3, रसातल की पहली बलि बना आर्यन। विशाल क्षितिज अलौकिक प्रतीत हो रहा था। दूर क्षितिज पर एक काला छिद्र दिखाई दे रहा था। फिर काला आकाश बदल गया, खून जैसा लाल रंग आकाश से रिसकर पूरे आकाश को लाल कर दिया। एक अद्भुत दृश्य। आर्यन एक चट्टान की चोटी पर खड़ा था और क्षितिज की ओर देख रहा था। दूर उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसका शरीर किनारों से खुरदुरे काले कवच से ढका हुआ था और उसके 2 लंबे सींग पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी आंखें भी उसी की तरह काले रंग की ही प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर अनगिनत लाशें, कंकाल और अन्य जीव जंतु पड़े थे। उन सभी के शरीर पर पंजों के निशान थे। लेकिन तभी एक असहनीय दर्द ने उसे जगा दिया। कंकाल के एक अधिकारी द्वारा कोड़े मारे जाने से पहले ही आर्यन ने इस अजीब जगह का सपना देखा था। वह कंकाल 15वीं मंजिल का युवराज था, जिसने अपने दासों से अपना परिचय दिया था। उसका उद्देश्य रसातल के सब में से दूर किनारे पर रहने वाले प्राणी को बलि चढ़ाना था। अगाध खाई पृथ्वी से एक अलग आयाम था। यह उन राक्षसों का उद्गम स्थान था जो दुनिया की सभी बुराइयों से पैदा हुए थे। आर्यन की गर्दन में जंजीरें के अलावा उसके हाथ में भी जंजीरें से बंधे हुए थे। उसके सामने एक लंबी एल्फ महिला थी और उसके पीले टावर के अंदर रहने वाली सशक्त जनजाति की एक महिला थी। ट्यूटोरियल के बाद पहले से ही 10वीं मंजिल का विभिन्न पशु जनजातियों निवास करती हैं, जो वास्तव में उन सभी जनजातियों को समाहित करने वाला एक विशाल महाद्वीप है। अब तक केवल 9 मंजिलें ही पार की जा सकती थी। 10वीं मंजिल इतनी कठिन थी कि कोई शिकारी उसे पार करने में असमर्थ रहे। आर्यन को दिनों का हिसाब याद नहीं था, न सूरज था न चांद। बस क्षितिज पर मंडराता हुआ काला गड्ढा था जो प्रज्वलित रहता था। उसके सबसे नज़दीक साथी गुलामों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस चलते रहे। अचानक उनके पैरों तले जमीन कांप उठी। कंकाल के सैनिकों ने चीखकर पुकार मचाई और सभी गुलाम पीछे धकेल दिए गए। आर्यन का संतुलन बिगड़ गया और चूंकि एल्फ महिला उसके लंबी और भारी थी, इसलिए वह सशक्त महिला को अपने साथ घसीटते हुए उसकी ओर गिर पड़ा। मुझसे दूर हटो गंदे इंसान, एल्फ ने उसे धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा। तारा, उस बच्चे पर इतनी सख्ती मत करो। मुझे पता है कि तुम इंसानों से नफरत करते हो, लेकिन वह भी हमारी तरह ही
मुश्किल में है, सशक्त महिला ने आर्यन को उठने में मदद करते हुए कहा। जिस जगह वे खड़े थे वह अब एक विशाल गड्ढा बन चुका था। गड्ढे से सांप निकला। वह देखने में कोबरा जैसा था, लेकिन उसके पंख चमगादड़ जैसे थे। उसने अपनी पूंछ गुलामों की ओर झटक दी और उनमें से एक दर्जन हवा में उछल कर मर गए। हे रसातल के महान रक्षक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हेमंत डी फ्रॉस्ट है। मैं इन दासों को उस सत्ता के लिए बलिदान के रूप में ले जा रहा हूँ जो अंत के किनारे पर रहता है। कंकाल ने झुकते हुए कहा, तुम में से कम एक में तो तमीज है। राजा रोस्ट ने तुम्हें अच्छी तरह से सिखाया है। मैंने तुम पर हमला इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे इलाके में घुस आए थे। कारण बताते हुए सांप ने फुफकारा, हे महान रक्षक, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझ में यह चूक हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसलिए दंड के रूप में मैं आपको अपने एक दास का अंग दूँ। हेमंत ने कहा, बहुत अच्छा, मैं स्वयं दास का चयन करूँगा। वह आर्यन और अन्य लोगों की ओर देखने लगा। उसने अधिकांश को अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। लड़के ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, लेकिन उनमें तीव्रता और गहराई थी। उसने फुफकारा और आर्यन की ओर इशारा किया, हे महान रक्षक, यह तो बहुत ही बढ़िया चुनाव है। मनुष्य बहुत ही विचित्र है। इसकी काली आंखें में एक अजीब सी गहराई है। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि उसका स्वाद कैसा होगा, लेकिन अब मुझे खुशी है कि आप यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कंकाल ने आर्यन को आगे की ओर खींचा। अब वह सांप के सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। सांप ने अपना सिर नीचे किया और तेजी से उसका बायां हाथ पकड़ लिया। आर्यन चीख उठा। तीव्र दर्द से वह गिर पड़ा और उसने उस घाव पर दबाव डाला जहां कभी उसकी बाह हुआ करती थी। अब बाह कोहनी के नीचे से गायब थी। सांप संतुष्ट भरे भाव से उसकी बाह का आनंद ले रहा था। आर्यन अभी जमीन पर ही था कि एल्फ, तारा और शशक औरत दोनों ने उसे घसीटकर वापस ले लिया। वह तो एक बच्चा था। ऐसी घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी, लेकिन आर्यन अलग था। उसे तो बचपन से ही नरक जैसी जिंदगी जीने की आदत थी। दर्द से कराते हुए उसने दांत पीस ली, क्योंकि दोनों महिला उसके हाथ पर दबाव डालकर पट्टी बांध रही थी। उसे लगता था कि वह दर्द को जानता है, लेकिन वह गलत था। माता पिता को खोना और शरीर का अंग खोने देने का दर्द दोनों अलग अलग था। खून की कमी के कारण उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखें बंद हो गई और वह बेहोश हो गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी तारा और शशक की महिला उसकी मदद कर रही थी। अवनिका एक पुराने झरझर पलंग पर लेटी थी। घुटनों को सीने से लगाकर वह सिसक रही थी। उसके हाथों में एक पुराना पेंडेंट था। यह आर्यन का था। अंदर की तस्वीर काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसे दिख सकती थी जब वह 5 साल में भी कम उम्र में थे और अपने माता पिता के साथ थे। घटना को 2 दिन हो बीत चुके थे। ध्रुव ने आर्यन को त्याग दिया था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। आश्रय गृह के अन्य बच्चों उसके कमरे में बाहर खड़े थे और उसकी शिशकियाँ सुन रहे थे। आर्यन भले ही हर चीज़ के प्रति उदासीन रहता था, हमेशा उनकी मदद करता था। इमारत का दरवाज़ा खुला और ध्रुव अंदर चला आया। वह उसके दरवाजे पर गया और उसे जोर से खटखटाया। अवनिका, दरवाज़ा खोलो। मैंने हंटर एसोसिएशन में तुम्हारा जागरूक परीक्षण के लिए समय ले लिया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कमरे से केवल शिक्षक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इससे ध्रुव बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था कि आर्यन ने सबके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अवनिका, यह तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए एक शानदार अवसर है, उसने जोर देकर कहा। ध्रुव, चले जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद हंटर एसोसिएशन के पास चली जाऊंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा अंजाम आर्यन के साथ किए गए धोखे से भी बेहतर हो, उसने पीड़ा भरे स्वर में कहा। ध्रुव ने दांत पीसते हुए कहा, जाने का फैसला लिया। वह उस आश्रय गृह में कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता था जहाँ वह बड़ा भला था। अवनिका रोती ही रही। उसे
इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन किस भयानक दौर से गुजर रहा था, और यह तो बस शुरुआत थी। ध्रुव ने उसे एक बेहद भयानक जगह पर धकेल दिया था। वह खाई सचमुच डरावनी थी और उसके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। आप आगे का एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए हमारी चैनल पे।